हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज सेक्शन सी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन सी में सबसे पहले कुल 38 to 46 यानी कि 9 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 3 क्वेश्चन आपको छोड़ना होगा और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इस सेक्शन सी भी टोटल 18 मार्क्स का आपका बनता है, यानी 6 क्वेश्चन करना है। लेकिन यहाँ पर तो सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो 38 से लेके 46 तक है। 9 क्वेश्चन, सारे 9 क्वेश्चन के सोल्यूशन आज मैं यहाँ पे कराता हूँ। तो 38 जो है वो लिखा है, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए गए हैं। पहला इक्वेशन हमारा है 2x + 3y = 11 और सेकंड हमारा इक्वेशन है 2x - 4y = -24। इसको लिखना है सॉल्यूशन में, तो सीधा सीधा मैं इसको लिख देता हूँ 2x + 3y = 11। इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। ये हमारा है 2x - 4y = 20 - 24। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखिए 2 टाइप के मेथड होते हैं इस प्रकार के 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। दोनों लीनियर इक्वेशन सॉल्व होगा तो उसमें x और y की वैल्यू फाइंड की जाती है। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसको अभी हम करेंगे। उसके बाद अगर आता है एलिमिनेशन मेथड तो उसको भी बताएंगे। अगर आपको आता है तो भी अच्छा है, नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए, अब इसमें करना क्या होता है, इसमें से किसी एक इक्वेशन को लेना होता है और उसमें से कोई एक वेरिएबल का मान जो है उसे हमें निकाल कर किसी सेकंड इक्वेशन में रख दिया जाता है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं। पहले इक्वेशन को हम लेते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 3y = 11। यहाँ से चाहे x चाहे y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। चलो मैं y की वैल्यू फाइंड करता हूँ। 3y को हम लेफ्ट में ही छोड़ते हैं और 2x को राइट में ले जाते हैं तो -2x हो जाता है। और यहाँ से भी 3 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 11 - 2x अपॉन में 3 हो जाता है। ये आ गया y की वैल्यू x के टर्म में, y की वैल्यू x के टर्म में आई है। अब इसे उठा के हम किस में रख देंगे, सेकेंड। देखो, जिस इक्वेशन से ये वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस वैल्यू को उसी इक्वेशन में नहीं रखना है, उसके अलग वाले इक्वेशन में रखना है। अगर फर्स्ट से हमने निकाला है तो हमको इसे किस में रखना है, सेकंड में रखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 2। अब 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x - 4y = -24। यहाँ हो जाएगा 2x - 4 × 11 - 2x अपॉन 3 = -24। क्या हुआ, जहाँ पे ये y था, y की वैल्यू 11 - 2x अपॉन 3 हमने यहाँ पे रख दिया। अब हो जाएगा 2x माइनस, अब करेंगे क्या, इस 4 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं सबके साथ हो जाता है। तो -4 का 11 करेंगे तो 11 × 4 = 44, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस, 4 × 2 = 8x अपॉन में 3 तो रहेगा यहाँ पे = -24 हो गया। अब क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 करके इन दोनों का 1 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपको आता होगा, देखिए 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ नीचे हम 3 राइट कर देंगे। इसका उसमें डिवाइड होता पहले बता चुका हूँ, 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 3 × 2 = 6x हो जाएगा, माइनस ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा। तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, 44 -8x = -24। तो 6x और -8x सॉल्व करेंगे तो -2x आएगा = -24 और 3 जाएगा राइट साइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2x = 72, माइनस कट गया, 2 से कट किया तो 2 × 3 = 6, 2 6 x की वैल्यू आ गई 36। आइए, मिस्टेक हो जा रहा है, सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा इसमें
प्रॉब्लम हो जा रहा है। क्या प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे +8 था ना, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, +8 रहेगा, बस बात खत्म, अब गलती नहीं होगी। 6x और 8x दोनों को प्लस करेंगे तो 14x होगा, ठीक है, -44 होगा, इज इक्वल टू -24। इस 3 को लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14x इज इक्वल टू 72 हो जाएगा माइनस में, और ये इधर जाएगा तो +44 हो जाएगा। 14x इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करेंगे प्लस, अगर एक की साइन प्लस रहे एक दूसरे की साइन माइनस तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, बड़े वाले में से छोटे को, और साइन बड़े वाले का लगता है। 12 - 4 इज इक्वल टू 8, 6 2, यहाँ पे बचेगा हमारा 4, 2 बचेगा, -14 2 जा 28 कर लीजिएगा, ऐसे -2। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू आप फ्री है, चाहे 1 में रखें चाहे सेकेंड में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फर्स्ट में ही रख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जहाँ पे x है 2 × -2 + 3y इज इक्वल टू 11, 2 2 जा -4 + 3y इज इक्वल टू 11, 3y इज इक्वल टू 11, ये जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 15, और 3 5 जा 15, y की वैल्यू आ गई 5। तो हमसे पूछा था x और y की वैल्यू, तो हम लिख देंगे हम x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, पहले तो मैं इक्वेशन को, जैसा इक्वेशन होता है ax + by + c = 0, या a1x + b1y + c1 = 0, या a1x + b1y = c1, जिस तरह से है उसको पहले मैं वैसा बना लेता हूँ। ये हो जाएगा 3x - 5y, 4 को राइट में कर देंगे तो प्लस में 4 हो जाए, इसको इक्वेशन 1 हम लेट कर लेते हैं। 9x, ये 2x इधर, y इधर आएगा तो -2y हो जाएगा, = 7, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसमें होता क्या है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना होता है, यानी कि हटा देना होता है पूरी तरह से, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती है, फिर उसकी वैल्यू को उठाकर किसी अलग में रख देते हैं इक्वेशन में, तो हमको उसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो आइए हम इसको करके दिखाते हैं। चलिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, x को करिए चाहे y को करिए, नियम सेम है, रूल सेम है। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर x को एलिमिनेट करना होता है तो x का जो कोएफिशिएंट फर्स्ट वाले इक्वेशन में होता है वही कोएफिशिएंट सेकेंड वाले इक्वेशन में होना चाहिए। पहले तो हम उसके कोएफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, इसका जो कोएफिशिएंट है 9 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो ये तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो घटेगा, घट के कुछ बच जाएगा, यानी पूरी तरह से कटेगा नहीं, पूरी तरह से काटना है हमको, यानी कि जितना इसका है उतना इसका भी होना चाहिए। तो इसलिए करेंगे क्या, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई, स्टेप बाई स्टेप समझते रहिए, 3 इन इक्वेशन 1। तो देखिए 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, और 3 4 जा 12, नीचे का जैसा वैसा लिखेंगे, 9x - 2y = 7। बस अब उसको ही देखते हैं जिसके कोएफिशिएंट बराबर है, जिसके कोएफिशिएंट बराबर है उसी को देखते हैं। यहाँ पर भी 9x है, यहाँ पर भी 9x है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब इसको हटाना है, काटना, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना। तो आप समझिए, अगर इसका भी साइन इसका भी अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले की साइन चेंज हो जाती है। अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन होगा तो ऐड करेंगे, बस इतनी बात ध्यान में रखिए। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस। तो प्लस 9x - 9x कट गया, 0 हो गया। ये प्लस से माइनस तो सब्ट्रैक्ट होगा, 15 में से 2 निकलेगा तो -13y। 13 माइनस में क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बड़ी वाली नंबर का साइन होता है वही साइन यहाँ पे हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखो -7 है या +12 है, तो आएगा बचेगा हमारा क्या 5, प्लस में बचेगा क्योंकि 12 में से 7 को -12 बड़ी वाली नंबर उसका साइन प्लस है। तो y = हो जाएगा 5/13, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे,
अब हम इसी को उठाकर 1 2 जिसमें आपकी मर्जी उसमें रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, हम 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 1 यहाँ पे हमारा है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x तो ऐसा ही रहेगा, जहाँ y है वहीं पे हम रखेंगे माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। 3x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस हो जाएगा, 5 5 25/13 इज इक्वल टू 4। 3x को यहीं छोड़िए आप, 4 माइनस 25 को राइट में ले जाइए, अपॉन में 13 करिए, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो भी चल जाएगा। तो 13 4 जा 52 अपॉन 13 1 जा 13, 125 जा 25, 130 जा। देखो नीचे का दोनों का बेस यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर वाले को हम सॉल्व कर सकते हैं। 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 13। तो 3 9 जा 27, x इज इक्वल टू 9/13। तो हमारे जो दो वैल्यू हमको फाइंड करने थे x और y के, तो हमको मिल गया x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5/13। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 7। देखो इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमको AP बना लेना है। क्या राइट कर लेना है? AP क्या होगा, ध्यान दीजिए, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 7 से, हमको शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, मतलब 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ऐसे करते करते 40 तक लिखेंगे। उन सबको ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका होगा। लेकिन इतना लंबा लिख के और ऐड करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, हो तो जाएगा लेकिन समय लगेगा। उसके लिए फार्मूला डेवलप किए जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिख लेंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। आप समझिए, अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो सबसे फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 7 ही होगा। 7 से डिवाइड होता है 7 ही होगा ना। और सेकंड क्या होगा, इसी के टेबल में आना चाहिए, इसी के टेबल में आना चाहिए। हो जाएगा 14, 21, 28 और डैश डैश डैश, और लास्ट नंबर भी होगा। लास्ट नंबर कौन है, 40वां नंबर। कौन सा नंबर, 40वां नंबर, 40 नंबर। तो 40 जो नंबर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 7 का। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, मतलब 280 हो जाएगा लास्ट टर्म। आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए a इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर a होता है, d जो होता है सेकेंड में से माइनस करते हैं, और l जो होगा हमारा 280 होगा, और n जो होगा, n हमारा होगा 40। कुल कितने नंबर्स हैं, 40। जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो n की वैल्यू होगी। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड n। आगे देखिए, फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म है तो हम l ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 40 पूछ रहा है, n की वैल्यू 40 है तो S40 जोड़ रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं 40/2। a की वैल्यू कितनी है, 7 है, l की वैल्यू कितनी है, 280 है, बराबर। बहुत सिंपल है। तो 2 से कट करेंगे, यहाँ बचेगा हमारा 20, तो 20 और ब्रैकेट के नंबर को हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे तो 287 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में 287 का, तो देखिए होगा क्या, S40 इज इक्वल टू 0, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 5। ये होगा फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A when AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B 1 4।
सीधी सी बात है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कहना क्या चाहता है ये। देखिए क्या कहना चाहता है, इसको मैं भी आपको समझा देता हूँ। एक पहले सर्कल बनाइए, सर्कल की बात किया तो हम पहले सर्कल बना देते हैं। देखिए हम कोई मेजरमेंट करके नहीं बना रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा बन सकता है, ठीक है ना, परफेक्ट रूप से नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा, आप तो खुद समझदार हैं। यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा, आपको पता है सेंटर तो आपको पता ही है कि यहाँ से हर जगह की डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। बात किया है डायमीटर की, तो डायमीटर जो होता है वो सबसे लंबी कॉर्ड होती है, किसी भी सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड होती है डायमीटर, जो कि उसके सेंटर से होके पास होती है। अगर ये ए है तो ये बी है, बात क्लियर हो गई? नहीं, ए बी तो नहीं होगा, यहाँ पे ए बी कहीं और होगा। देखो क्या रहा है, व्हेन ए बी इज़ द डायमीटर, ए बी डायमीटर है, ए बी क्या है लिख देते हैं, ए बी इज़ द डायमीटर। आराम से समझिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, हुज सेंटर इज़ 2-3। अगर यहाँ पे हम ओ या पी रख देते हैं तो इस सेंटर को दिया है, कितना दिया है, 2 इसका कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट, यानी सेंटर में जो x है वो 2 है और जो y है वो -3 है। उसके बाद b भी दिया है, b कितना दिया है, 1-4, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1-4। इसका मतलब हमको क्या पता करना है, हमको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता करना है, बस बात खत्म हो गई। इतना ही सही है, इसको आप समझ लीजिए इतना सही है, ठीक है। आइए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश, अरे यार कोई बात नहीं है, चलो जो भी है। आइए करते क्या, बी ए बी इज़ द डायमीटर। आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर होता है, अ सेंटर is the midpoint of a diameter of a circle। आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर होता है वो किसी भी सर्कल के डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, मिड पॉइंट फार्मूला, बहुत सिंपल है, कर लीजिए। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। देखिए यहाँ पर ध्यान दिए, हमको इसका निकालते हो, इसका जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हमको पता नहीं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हम लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसा मान लीजिए x और y हम रख देते हैं। ये वाला x नहीं, आप कैपिटल X Y रख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y रख देता हूँ। हमें इसमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो सीधी सी बात है, अगर हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x इज इक्वल टू ये और y इज इक्वल टू ये, ठीक है, ये फाइंड करना है। हमको पता है, क्या पता है, ये x1 है, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ से रखेंगे हम x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो x1 ये होगा मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो जाएगा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा और y2, इसको ऐसे मानिए आप, ठीक है। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। सीधी सी बात है, यहाँ पे x1 प्लस x2 कितना है, 1/2। और जो ये x है, इस x को हम यहाँ पे मान लेते हैं, एक मिनट, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, x इसको हम मान लेते हैं 2, क्या मान लेते हैं, 2। तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/x1, हमारा x होगा, थोड़ा रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं फिर से, ये हो जाएगा y आपका, ठीक है ना, ऐसा होगा, क्योंकि x1 प्लस x2/2 यानी x प्लस 1/2, तो कैपिटल X प्लस 1/2 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा y1, तो y1 क्या है, y प्लस y2 क्या है, 4, तो हो जाएगा हमारा यहाँ से y इज इक्वल टू y1 का y प्लस y2 का 4/2। अब आप समझिए, ये जो x दिया गया है, ये वाला जो x है,
ये x हमको पता है और y भी पता है, तो जहाँ पे x था वहाँ पे 2 रख दिया और जहाँ पे y था वहाँ पे क्या रख दिया -3, थोड़ा सा, ठीक है ना, आगे से हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 2 जा 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3। एक वैल्यू हमको मिल गई, एक कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। अब y निकाल लेते हैं यहाँ से हम, इधर आएगा तो -6 इज इक्वल टू y प्लस 4 और y इज इक्वल टू -6 माइनस 4, y इज इक्वल टू -10। तो ये x और y के जो कोऑर्डिनेट थे वो हमको मिल गए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट में इसको हमने A मान लिया और सेकेंड पॉइंट को हमने B कंसीडर कर दिया और इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं, एक लाइन बन जाती है AB बराबर। और A का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो हमारा 4 और -1 है, B का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा -2 और -3 है। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे पॉइंट के नाम लिखिए जो इसको 3 बराबर भागों में कट करता है और 3 सेक्शन में, इक्वल सेक्शन में इसको क्या है, कट करता है और उनके भी कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। देखो अगर यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लें और एक पॉइंट ये ले लें तो मान लीजिए इसको हम C राइट कर लेते हैं, इसको D, तो इसका और इसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। अब इसमें करना क्या है, देखिए सीधी सी बात, हमको A का कोऑर्डिनेट पता है और B का कोऑर्डिनेट पता है, हमको C और D के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है जो इस लाइन को 3 भागों में कट कर रहा है। बात क्लियर हो गया? अब क्या करना है, आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है, किस रेशियो में इसको डिवाइड करना है। देखो ये सब बराबर डिस्टेंस, इसके बराबर ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, सॉरी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट डिस्टेंस और इसके इनके बीच का तीनों जो डिस्टेंस है, तीनों जो सेक्शन है, तीनों सेक्शन की डिस्टेंस बराबर है। इसको हम 1 1 एंड 1 हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हमको किसको फाइंड करना है? C का। ध्यान दीजिए हमेशा ये वाला x1 इसको y1 मानिए, इसको x2 मानिए और इसको y2 मानिए। अब देखो जो सेक्शन का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ x, पहले लिख देता हूँ फॉर पॉइंट C। क्या लिखेंगे? फॉर पॉइंट C कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो हमको पता है एक सेक्शन का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो फॉर पॉइंट C m1 इज इक्वल टू, देखो ये C पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, ठीक है, और यहाँ से C बार B आता है तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो m2 को हम 2 मान लेते हैं, यही समझिए आप। और y इज इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। पहले x निकाल लेते हैं, वैल्यू रख दीजिए, काम ख़त्म। m1 कितना है? 1 इंटू x2 कितना है? -2, यहाँ -2 रखते हैं, प्लस m2 कितना है? 2, x1 कितना है? 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। उसी तरह से y लिख देते हैं, y इज इक्वल टू m1 1 y2 -3 प्लस m2 2 और y1 -1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। x इज इक्वल टू 1 2 जा 2 -2, 4 2 जा 8 अपॉन 3, 8 - 2 इज इक्वल टू 6/3। आ गया हमारा क्या? x की वैल्यू 2 आ गई। और यहाँ से y इज इक्वल टू -3 -2 अपॉन 3, y इज इक्वल टू -5/3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C हम लिख देते हैं पहले यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या हो जाएंगे? 2 एंड -5/3। एक हमको आंसर मिल गया, C का हमको पता चल गया। अब D के लिए देखिए क्या करते हैं, देख लीजिए इसको। आइए D पर, फॉर पॉइंट D, इसके लिए m1
थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो डी है ना, डी से ए की डिस्टेंस कितनी है 1 और 1 2, और डी से बी की डिस्टेंस कितना है 1। सेम फार्मूला यूज करेंगे, सारी बातें यही रहेगी, खाली m1 जगह 2 और m2 जगह 1 हो जाता है। तो x इज इक्वल टू m1 x2, m1 कितना है 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू m2 x1 4। बस केवल हम जहाँ m1 वहाँ m2 रख देते हैं, 1 2 प्लस 1, और y इज इक्वल टू 1 जो क्या रख देंगे, y इज इक्वल टू m1 y2, m1 कितना है 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1, बस एक लाइन में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 2 जा -4, 4 1 जा 4 अपॉन 3, और y इज इक्वल टू -6 -1 अपॉन 3 -7 अपॉन 3 y हो गया, और x इज इक्वल टू 4 + 4 गया 0 0 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -7/2। तो हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या हो जाएगा 0 और 7/2। ये आपका आंसर है और ये आपका आंसर है। ये 7/3 है, 2 नहीं, बाय मिस्टेक लिखा जाता है, ये 3 हो गए। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख दिया हूँ पहले से ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पूरी बात आपको समझाता हूँ। यह एक सर्कल है, ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक सर्कल है। सर्कल में यहाँ कहीं सेंटर होगा, आपको पता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का मतलब स्पर्शक होता है, कोई ऐसी लाइन जो इस सर्कल को टच करती हुए जाए उसे टेंजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेंजेंट बोला जाता है। बात समझिए आप, कहाँ से आ रही वो लाइन, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब क्या, कोई एक पॉइंट बाहर है, सर्कल से बाहर कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट P है, बराबर। अब ये यहाँ से एक लाइन जा रही जो इसे टेंजेंट, इसकी टेंजेंट यानी इसको क्या कर रही है, टच कर रही है, और यहाँ से एक और लाइन है, ये इसको क्या कह रहा है, द लेंथ यानी डबल लेंथ है ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट जो टच करती हुई जा रही है, जो इसकी स्पर्शक लाइन है जो इसको टच कर रही है, यह यहाँ से 2 लाइन, एक यहाँ इसको टच करे, दूसरी लाइन यहाँ। अब इन्हीं दोनों लाइन को, कोई बात नहीं, इसको हम O लिख लेते हैं, यहाँ से हम एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं जहाँ पे टच कर रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखा हमने, गिवन P इज द पॉइंट लाइंग इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, टेंजेंट्स फ्रॉम P टू द सर्कल टच द सर्कल एट Q एंड R। मतलब क्या, यह जो पॉइंट से कोई लाइन ऐसे जा रही, इसको टच कर रही है, एक जगह Q पर और दूसरी जगह किस पर, R पर टच कर रही है। इसका मतलब हमें फाइंड करना है PQ और PR को इक्वल प्रूफ करके हमें दिखाना है। PQ और PR को हमें इक्वल प्रूफ कर दिखाना है। अगर बात समझ आए फिर मैं समझाता हूँ। एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है जो इसी सर्कल को टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शक, यानी कि इसको टच कर रही है, और दूसरी एक लाइन और है जो इसको इस साइड में टच कर रही है। तो जो ये जो लाइन है P से जो स्टार्ट होके जा रही है, इस सर्कल को टच कर रही है, यहाँ पे Q हमने इसको कंसीडर कर लिया, इसको हमने R कर लिया। तो यही जो PQ और PR हमको मिला है, इन्हीं दोनों को हमें इक्वल प्रूफ कर देना है। बस क्लियर हो गई, इसी को हमें इक्वल प्रूफ कर देना है। अब करेंगे क्या, हम एक चीज़ और, हमने क्या किया, हमको एक चीज़ और करना है, यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देते हैं, मिला देंगे मतलब क्या, यहाँ पे और लिख देते हैं मीट PO को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब आप समझिए, एक थ्योरम 10.1 है, आप पढ़ेंगे कभी, कि अगर कोई बाहर एक पॉइंट है और किसी सर्कल को इस तरह से, वह सर्कल की टेंजेंट है, और दूसरी उसी पॉइंट से दूसरी लाइन उस पर क्या है, टेंजेंट है, ऐसा कुछ नहीं। कोई एक पॉइंट है बाहर, उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस सर्कल को
टच करती है जहाँ पे, और यहाँ से जो सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ कर देते, दोनों जहाँ पे मिलती है यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। 10.1 आप पढ़ेंगे, उसको हम करा देंगे बाद में। तो अभी मैं केवल ये पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जब कंप्लीट हो जाएगा तो सिलेबस में भी करा देंगे। और पीछे भी हमारा है वीडियो, अगर देखना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात समझिए, जो टेंजेंट होता है और सेंटर्स जो लाइन ड्रॉ करती है, दोनों जहाँ पे मिलते हैं दूसरे को, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बस इतनी बात समझिए। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है, तो हम करेंगे क्या, इन ट्राइंगल, इसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। POQ, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR। आपको पता है PQO, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल PRO। क्यों? बोथ 90 डिग्री। भाई राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब PO कौन सा है, साइड, PO इज इक्वल टू साइड PO। क्यों? ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इसलिए इक्वल हो गया। अब एक चीज़ और देखिए, OQ इज इक्वल टू OR। क्यों भाई? क्योंकि बोथ रेडियाई, दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, और रेडियस कहीं भी होगा, सारे रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल POR। कैसे? साइड एंगल साइड, या RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, इसलिए PQ इज इक्वल टू PR। क्यों? हम जानते हैं बाई CP/CT। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। सो द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लिख देंगे यहाँ पे, सो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन from an exterior या external point to a circle are equal proved। यहाँ लिख देंगे hence proved। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 41 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखो क्या करना है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक छोटा सर्कल, कोई एक सेंटर लीजिए, उससे एक छोटा सर्कल बनाइए, बन गया। अब सेंटर वही रहेगा, थोड़ी सी डिस्टेंस को बढ़ा लीजिए और पॉइंट आपका यहीं रहेगा, यहाँ से एक आप बड़ा सर्कल बना लीजिए। ये बात समझिए आप। इसका मतलब थोड़ा मेरा टेढ़ा बन रहा है, देखो भाई ये क्या है, बोर्ड है और ये फिसलता है। ठीक है, ये बोर्ड है, ये क्या है, फिसल रहा है, तो इसलिए बराबर बन नहीं रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा अच्छे से बनाने की। आइए, आप तो समझ गए हूँ कैसे बनेगा, मैं बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब दोनों का सेंटर सेम है, सेम सेंटर से थोड़ी डिस्टेंस लेकर इसको बनाया गया, डिस्टेंस को बढ़ा के बड़ा वाला सर्कल बना दिया गया है। सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 41 एंड 40। जो बड़ा वाला सर्कल है, इसका जो रेडियस है वह 41 है, और छोटे वाले का जो रेडियस है वो क्या है, 40 है। ठीक है ना, एक का 41 है और एक का कितना है, 40 है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा इसको इस तरह से बना लेते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी रहे। ये रेडियस छोटे वाले की है और ये रेडियस बड़े वाले की है। अब क्या हो रहा है, अब कह रहा है कि
फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो बड़ा वाला सर्कल है इसका एक कॉर्ड है जो इनको इसे सरकमफ्रेंस से जो टच करे दोनों तरफ से, उसे कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड तो बहुत सारे यहाँ पे इनफाइनाइट हो सकते हैं। ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर, जो कि छोटे वाले को टच करते हुए जा रही, मतलब इस तरह से ये टच होते हुए जा रहा है। ठीक है, इस तरह से यह टच होते हुए जा रहा है। तो अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ। एक ट्रायंगल बनना चाहिए, ठीक है, वो तो किसी तरह से आप बनाओ। मैं ऊपर खींच देता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे खींच देता हूँ। ये छोटे वाले का हो गया और ये बड़े वाले का, ऐसा हमने टच कर दिया। ठीक है, ट्रायंगल बन गया। अब इसमें हमको निशान सॉल्व करना थोड़ा आसान रहेगा। अब जैसे मैं ऊपर खींचा था तो यहाँ से हमको टच करना पड़ता, ठीक है, तो ऐसे होता और एक लाइन यहाँ से चली जाती। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे हम P मान लेते हैं, इसे हम A मान लेते हैं, इसे हम A B, इसे हम M। बस इतना सा काम करना है और ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है। आपको पीछे बता दिया, कोई एक सर्कल हो, बाहर से कोई इसको टेंजेंट लाइन अगर टच करती है तो सेंटर से जो ये रेडियस आती है, रेडियस और इसके द्वारा बनने वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ मैं लिख दिया हूँ कॉर्ड AB ऑफ द सर्कल। कॉर्ड जो AB है, इस सर्कल का जो कॉर्ड है वो AB है, विथ सेंटर P, सेंटर हमारा P है, एंड रेडियस एक का 41 है, इसका 41 है, इसका क्या है 40 है, बराबर। 41 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। जिसका 41 है वही इसका टेंजेंट है, इस सर्कल का टेंजेंट है जिसका रेडियस 40 है। अब हमको करना क्या है, हमको फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमको इस AB कॉर्ड की लेंथ हमको फाइंड करना है, AB कितना लंबा है। चलिए हमको लिखना है टू फाइंड AB। हमें AB की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब समझिए, अगर इस सर्कल को हम लेते हैं, ये जो सर्कल हमारा दिखाई दे रहा है, सॉरी सर्कल हो रहा, ये जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं, इस ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो इस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये बात आपको पता होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने का हाइपोटेनस होता है, इसे हम परपेंडिकुलर मान सकते हैं और ये हमारा बेस हो सकता है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें 2 साइड पता है, तीसरी साइड पता करनी होती तो पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल PMB, ट्रायंगल PMB में क्या हो सकता है, हमको पता है, क्या पता है, PM इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही होगा, हाँ सेंटीमीटर है। और एंगल PMB इज इक्वल टू 90 डिग्री है और PB इज इक्वल टू 41 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में हमको MB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो MB इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रैकेट में, ऐसा करिए ना, MB स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। क्या होता है, PB स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो MB स्क्वायर तो हमको निकालना ही है, MB मतलब दोनों के ऊपर होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना, खाली B के ऊपर नहीं होगा, दोनों के ऊपर होगा। और PB का मतलब दोनों के ऊपर होगा, ऐसा इस तरह से होता है। तो PB की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 41 का स्क्वायर माइनस PM की वैल्यू कितनी है भाई, 40 का स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर भी आएगा, उसको तो बाद में हम लिख देंगे, घबराइए मत। तो MB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 41 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए पता नहीं है तो 41 में 41 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1681 माइनस 600, अगर ऐसा लिखिए और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर करिए तो MB स्क्वायर
इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे तो 81 सेंटीमीटर का इसका होल स्क्वायर अंदर कर देते हैं। दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने पे पावर 2 जो होता है वो हट जाता है, तो ये भी हट जाएगा। ये भी हमारा नहीं, गलत हुआ ना, ये थोड़ी हो गया यहाँ पे, सॉरी, खाली 81 आएगा। ये रूट के अंदर जाएगा, ये हमारा रूट के अंदर जाएगा तो आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 9 सेंटीमीटर हो गया। एम बी की वैल्यू हमको फाइंड हुई, ये हमारा 9 सेंटीमीटर एम बी की वैल्यू फाइंड हुई है। जबकि हमें पूछ रहा है ए बी। देखिए अगर यह जो सेंटर है, देखो ये क्या है, सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी। यानी कि ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये सर्कल्स सेंटर से जो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यह इस लाइन को 2 भागों में बांटती है। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2MB और ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 9 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 2 = 18 सेंटीमीटर। ये हो गया ए बी की वैल्यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा गिवन अबव। देखो इसमें कह रहा है कि जो ये टेबल दिया गया है, इस टेबल, ये जो टेबल है यह एज, पेशेंट के एज को बता रहा है, जो किसी साल में, एज इन ईयर, किसी साल में जो उनकी एज है, ठीक है ना, वो जो पेशेंट है, पेशेंट की एज है, कितने पेशेंट कितने ईयर से कितने ईयर के बीच में है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं, एडमिट हैं, उनका हमें मोड फाइंड करना है। ठीक है, सीधी सी बात है। 6 ऐसे पेशेंट हैं जो 5 और 5 और 15 ईयर्स के बीच में बिलोंग करते हैं। 11 ऐसे पेशेंट हैं जो 15 to 25 ईयर के बीच बिलोंग करते हैं। 21 ऐसे पेशेंट्स हैं जो 25 to 35। इस तरह से आपको पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है। इनका मोड हमको फाइंड करके दिखाना है कि पूरे जितने भी ये पेशेंट हैं, इन पेशेंट का जो मोड ऑफ एज है वो कितना है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले मैं मोड का फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोड को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल जेड इज इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। एक बार फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपका सही होना चाहिए। बराबर है। आइए इसमें हम करते क्या है। सबसे पहले तो आपको L, F0, F1, F2 और H चारों की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको करना क्या होता है, इसमें जो है फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम देखते हैं। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 23। तो इस तरह से एक मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना लेता हूँ, आप समझिए क्या करना है। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वह उस लाइन को हमने ले लिया। यहाँ पे जो आपका क्लास इंटरवल, इसे क्लास इंटरवल भी आप कह सकते हैं। क्लास इंटरवल होता ही है, कहेंगे क्या होता है, इसके जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो क्लास इंटरवल होगा, इसका जो सबसे छोटा वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? एल होगी। क्या होगी? एल होगी। बराबर। अब देखो इसके और इसके बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, वो आपका एच होगा। तो एच इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब यहाँ चलते हैं हम, जो ये होगा ये हमारा एफ होगा, मतलब f इज इक्वल टू क्या होगा? 23। इसके ऊपर वाली जो नंबर होगी ये हमारी f0 होगी। तो ये हमारा हो जाएगा f0 इज इक्वल टू 21। और इसके नीचे वाला जो आता है ये हमारा f2 होता है। तो f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 14। बस सारी वैल्यूज आप इसमें रखिए, मोड आपको मिल जाएगा। z इज इक्वल टू l है हमारा 35 प्लस f1 की वैल्यू हमारी है कितनी भाई? f1 की वैल्यू, f1 तो पता ही नहीं चल रहा है, तो वही f1 है, सॉरी f1 है। क्या है ये? f1 है। तो हो जाएगा हमारा 23 माइनस f0 है 21 अपॉन 2f1, 23 2 जा 46 माइनस f0 21, f2 माइनस 14 इंटू h की वैल्यू 10। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। 35 प्लस
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा और क्या बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 46 प्लस में है 21 और 14 दोनों माइनस है, पहले एक बार उसको मैं ऐड कर देता हूँ। 415213 इंटू 10। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, हो जाएगा 35 प्लस 2 इंटू 10 इधर आ जाएगा, अपॉन में बचेगा क्या 11 बचेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 35 प्लस 20/11। अब 20 में 11 का डिवाइड कर देते हैं। 20 में 11 का 11 ना 11 1 जा 11 2 जा 22 हो जाए 11 1 जा 11, ये बचेगा 9.0। 11 8 जा 88 20 11 1 जा 11 80, यही आएगा हमारा। तो 35 प्लस 1.8 और इसको हम लिख सकते हैं 35 और 1 मिलकर 36.8। तो हमारा जो मोड है वह मोड हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू 36.8। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों इस सेक्शन का अंतिम लास्ट क्वेश्चन 46 है। अ पिगी बैंक कंटेंस 150 पैसे कॉइन्स, 51 रुपीज़ 1 coins, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coins, नंबर 1 की probability क्या पूछ रहा, मैं इसको लिख देता हूँ। नंबर 1 कह रहा है will be a 50 पैसे coins, 50 पैसे coins। नंबर 2 कह रहा है हमको, नंबर 2 कह रहा है will not be a rupees 5 coin। नंबर 3 कह रहा है will be a rupees 1 coin। ये 3 क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स जितने हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ नंबर ऑफ़ कॉइन्स, ये हमको पता नहीं है, फिर मैं लिख रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि 150 पैसे के हैं, 100 कॉइन्स जो हैं किसके हैं 50 पैसे के, इसके टोटल 50 कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं, इसके टोटल 50 कॉइन्स हैं। तो 100 कॉइन्स हो गए 50 पैसे के। फिर क्या कह रहा है 50 रुपीज़ 1 के, 50 कॉइन्स हैं रुपीज़ 1 के, तो इसके कितने कॉइन हैं, इसके 100 कॉइन्स हैं, इसके 100 कॉइन्स हैं, इसके 50 कॉइन्स हैं। मैं लिख देता हूँ, बाद में क्लियर रहेगा सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन लंबा है इसलिए मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स, 20 कॉइन्स कितने के हैं रुपीज़ 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और 20 कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 2, ठीक है। और भी दिया है 10 रुपीज़ 5, रुपीज़ 5 के 10 कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं 10 कॉइन्स रुपीज़ 5, तो टोटल हो जाएगा हमारा 180 कॉइन्स हो गए। बस सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, वो लंबा नहीं जाना है। देखिए विल बी अ 50 पैसे कॉइन, कह रहा है कि पिग्गी बैंक है उसके अंदर ये सब कॉइन डाला गया, अगर उसको बैंक वैसा उल्टा करते हैं तो 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत सीधी सी बात है। अगर इसको मैं ए मानता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो छोड़ना ए को क्यों मानते हैं, डायरेक्ट लिखो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, सीधी सी बात है 50 पैसे कॉइन। आपको पता है टोटल आउटकम नीचे लिखा जाता है और जितने कॉइन्स होते हैं उसको कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, बराबर। तो 100 हैं तो 0 से 0 कटा, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, आ गया 5/9। एक आंसर आपको मिल गया, समझ रहे हो। नंबर 2 का विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ 5 कॉइन्स। अब ऐसा प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है जो नॉट
50 पैसे कॉइन हो। इसमें 50 पैसा नहीं हो, बहुत लंबा में नहीं जाता, मैं एकदम आसान से आपको समझाता। आप ध्यान दीजिए, टोटल कॉइन्स 180 है। 180 कॉइन्स तब है जब इसमें 50 पैसे किसके हैं, विल नॉट बी ₹5 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नॉट ₹5 कॉइन। 5 रुपये की बात कर रहा है, फिर 5 रुपीज़ की बात कर रहा है। तो 5 रुपीज़ कितने कॉइन है, 10 कॉइन है। अब समझिए आप, इसमें 5 रुपीज़ के कॉइन न होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, होने की नहीं, होने की तो डायरेक्ट 10/180 लिख देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन नहीं होने की, तो नहीं होने की भाई साहब टोटल 180 है, उसमें से 10 को हम निकाल देते, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, विल नॉट बी ₹5। तो 5 रुपये जितने सिक्के होंगे, कॉइन होंगे, सबको हमको हटा देना है। तो बचेगा कितना, 170। टोटल कितना है 180, बचा कितना 170, 0 0 17/18। नंबर 3, विल बी और ₹1 कॉइन, 1 रुपये होने की कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 1 रुपये के लिए कितना है प्रोबेबिलिटी, ₹1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹1। तो 1 रुपीज़ के कितने सिक्के हैं, 50 है। तो 50/180, 0 0 5/18। तो ये एकदम आसान भाषा मैंने आपको समझाया। तो आज हमारा सेक्शन सी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सेक्शन डी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट भी किया करिए, और शेयर आप दूर दूर तक करिए, ताकि हमको भी थोड़ी सपोर्ट मिले। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम सेक्शन डी लेके। तब तक के लिए नमस्कार।